नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम एमपी टेट वर्ग 3 के लिए तैयार किया गया है। जहां दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जो कि दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे अभी भी आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और आपसे दोस्तों कोई भी मॉडल पेपर ना मिस हो और आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलना है, जिससे कि दोस्तों आप एग्जाम में फुल स्कोर कर पाएँ। ठीक है, सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे और अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, पाठ्य चर्चा केंद्रित बना दिया है, शिक्षक केंद्रित बना दिया है, विषय केंद्रित बना दिया है या बाल केंद्रित बना दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो मनोविज्ञान है ना, ठीक है, मनोविज्ञान ने जो शिक्षा को बना दिया है दोस्तों वो बना दिया है बाल केंद्रित। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है दोस्तों कि अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को भी दोस्तों याद रखिएगा, रट के जाइएगा एग्जाम में। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य होता है। ठीक है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और दोस्तों हमारा काम होता है कि हर तरह के क्वेश्चन को जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनको कवर अप करके मॉडल पेपर में शामिल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है अनुभव, परिपक्वता, कौशल विकास या शारीरिक विकास। ठीक है, तो दोस्तों क्षमता के विकास को जो दूसरा नाम है ना दोस्तों वो है कौशल विकास। ठीक है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कौशल विकास है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौशल विकास। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह हैं गेट्स, कॉल्विन, सीई, स्किनर या प्रेसी। आपको बताना दोस्तों कि जो उपरोक्त कथन है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? आपको कथन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन समझ लो देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, आते ही हैं, कन्फर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेट्स का यह कथन है। ठीक है, तो आपको कथन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक और विषय में संबंध जो है वो रायबर्न के अनुसार, ठीक है, शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एडोल्फिन, ठीक है, आपको बताना है कि एडोल्फिन पुस्तक के लेखक कौन है? हरलॉक, स्टैनले हॉल, फ्रायड या एडलर। तो दोस्तों याद रखिएगा इस पुस्तक के जो लेखक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सेकंड स्टैनले हॉल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से वह कौन सा कारक है जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ठीक है, सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक या शारीरिक। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में जिस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका बल देते हैं दोस्तों वो भूमिका है सामाजिक। ठीक है, सामाजिक भूमिका पर महत्वपूर्ण बल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन सी विधि नहीं आएगी निम्नलिखित में से। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि या निरीक्षण विधि। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो आत्मनिरीक्षण विधि होती है दोस्तों वो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ निधि के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी उपचारात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि और निरीक्षण विधि
ये तीनों ही आपकी वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आत्मनिरीक्षण विधि आपका आंसर हो जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती? पलायन भय, युद्ध प्रियता क्रोध, संवेदना आश्चर्य, अप्रियता घृणा। तो दोस्तों जिसमें मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, संवेदना और आश्चर्य जो है वो मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये तीनों ही मेल खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेदना आश्चर्य। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि ये किसका सिद्धांत है दोस्तों। यह सिद्धांत किसने दिया है जो स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ठीक है, तो ये दिया है दोस्तों मैस्लो का सिद्धांत। ठीक है, मैस्लो का सिद्धांत जो है यह स्पष्ट करता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशाएं जो कार्य करने को प्रेरित करती है उसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट के जाइएगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, भूलना नहीं है कि दशाएं जो कार्य करने को प्रेरित करते हैं दोस्तों, तो उसे कहा जाता है अभिप्रेरणा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अभिप्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहा जाता है? ठीक है, सकारात्मक प्रेरणा को, नकारात्मक प्रेरणा को, जन्मजात प्रेरणा को, या कोई नहीं। तो जिस अभिप्रेरणा को, ठीक है, बाह्य प्रेरणा भी कहा जाता है, क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, नकारात्मक प्रेरणा को कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सकारात्मक होगा या नकारात्मक, तो आपको याद रखना है दोस्तों नकारात्मक प्रेरणा जो है उसे बाह्य प्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है निंदा, पुरस्कार, डांटना या नवाचारों का प्रयोग। तो दोस्तों जो प्राथमिक कक्षा के जो विद्यार्थी रहते हैं ना, उनको अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु जो सबसे उत्तम उपाय माना जाता है दोस्तों, वो होता है पुरस्कार देना। ठीक है, पुरस्कार देना ही उनको अभिप्रेरणा प्रदान करने का सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। किन्हें? प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावी बनाता है? आपको बताना दोस्तों कि अभिप्रेरणा का वह कौन सा प्रभाव है जो अधिगम को और भी प्रभावी बनाता है। ठीक है, अभिप्रेरक हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में गुणात्मकता होती है, छात्रों के सीखने की गति तीव्र होती है, या उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया होगा कि अभिप्रेरणा का वह प्रभाव जो अधिगम को प्रभावी बनाता है वो 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों कथन ही अभिप्रेरणा के ऐसे प्रभाव हैं जो अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? अब आपको बताना दोस्तों कि अभिप्रेरणा के घटक के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता है। अंतर्नोद, आवश्यकताएं, रटंत स्मृति या प्रोत्साहन। दोस्तों अगर आपने अभिप्रेरणा का जो घटक नहीं है दोस्तों निम्नलिखित में से सभी को पता है वो कौन सा है, रटंत स्मृति। ये ठीक है, ये अभिप्रेरणा के घटक के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है। बाकी अंतर्नोद, आवश्यकताएं और प्रोत्साहन ये तीनों ही आपके अभिप्रेरणा के घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा रटंत स्मृति। ठीक है, अभिप्रेरणा का घटक नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है या शीघ्र सीखता है। तो दोस्तों सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक इसलिए है क्योंकि इसमें जो बालक होता है दोस्तों वो शीघ्र सीखता है। ठीक है ना, कैसा सीखता है? इससे बालक जो होता है शीघ्र सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, शीघ्र सीखता है। ठीक है ना, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदिक प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है और पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग, या सामाजिक मुद्दों से सरोकर।
तो दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार जो इंद्रियगामक अवस्था जिसके साथ संबंधित होती है ना दोस्तों, याद रखिएगा, वो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से साथ संबंधित है। ठीक है, किसके साथ है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसको क्वेश्चन को भूलना नहीं है आपको। ठीक है, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, उद्दीपन, संवेदना या प्रवाहिता। तो दोस्तों अधिगम तक पहुंचाने के, ठीक है, जो राजमार्ग होता है दोस्तों, उसे अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरणा। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संदर्भ में क्या है? कृत्रिम अभिप्रेरक, नकारात्मक अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक या अर्जित अभिप्रेरक। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा जो अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, वो है दोस्तों स्वाभाविक अभिप्रेरण। ठीक है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में स्वाभाविक अभिप्रेरक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, स्वाभाविक अभिप्रेरक। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रिया को आरंभ करने, जारी रखना तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं कि क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा उसे नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिप्रेरणा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक को सर्वाधिक उचित काल कौन सा है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशव अवस्था। दोस्तों सभी को पता है कि बालक जो होते हैं वो सर्वाधिक उचित काल उनका वह होता है जब वो विस्फोट और तनाव में होते हैं। वो अवस्था होती है दोस्तों उनकी किशोरावस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था है दोस्तों? किशोरावस्था। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। बालक के सर्वतोमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि बालक के सर्व उन्मुखी, ठीक है, विकास हेतु उचित विद्यालय कौन सा है? समुदाय, खेल का मैदान, प्रकृति जगत या प्रयोगशाला। ठीक है, तो दोस्तों बालक के सर्वोन्मुखी विकास हेतु जो उचित विद्यालय है ना, वो है दोस्तों उसका खेल का मैदान। ठीक है, कौन सा मैदान? खेल का मैदान जो है सर्वाधिक उचित विद्यालय है उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, वो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? सभी को पता है, वो अवस्था होती है दोस्तों किशोरा अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था में जो बालक रहता है या छात्र रहता है वो सर्वाधिक रूपों से संवेगों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, किशोर अवस्था। बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम, वातावरण, शिक्षा या वंशक्रम और वातावरण दोनों। सभी को पता है दोस्तों कि बालक के विकास में वंशक्रम और वातावरण दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर आपका आंसर हो जाएगा कि बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम और वातावरण दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन, पूर्व ज्ञान या साम्य धारणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? देखिए दोस्तों, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के चरणों में जो निम्नलिखित में से जो सही है आपके, ठीक है ना, देखिए नए पदार्थों का आत्मीकरण भी उनके चरणों में शामिल है, समायोजन भी शामिल है और साम्य धारणा भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो पूर्व ज्ञान है वो संज्ञानात्मक विकास के चरणों में सही नहीं है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्या? पूर्व ज्ञान। ठीक है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है किशोरावस्था, अक्खड़पन, परिपक्वता, नियमों के प्रति घृणता या स्वायत्तता। तो दोस्तों अगर कोई 14 वर्षीय बालिका है जिसका नाम देविका है, ठीक है, अगर वो अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को अगर विकसित करने का प्रयास कर रही है दोस्तों, तो वह क्या विकसित कर रही है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, स्वायत्तता। ठीक है,
वो अपने अंदर स्वायत्ता को विकसित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए हर तरह के क्वेश्चन को कवर करना हमारा काम है। आपके मॉडल पेपर के थ्रू हम इन क्वेश्चन को भी शामिल करते हैं। ठीक है, ताकि आपको इनका भी पढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिकरण है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ठीक है, तो दोस्तों सामाजिकरण जो है ना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ठीक है, सामाजिकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? आपको बताना दोस्तों कि किशोरावस्था के लक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से वह कौन सा ऑप्शन है जो नहीं आता है। ठीक है ना, शारीरिक परिवर्तन, अस्थिरता की समस्या, व्यवहार में स्थिरता, या संवेगात्मक समस्याएं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो किशोरावस्था के लक्षण नहीं है ना, वह दोस्तों व्यवहार में स्थिरता। ठीक है, इस अवस्था में जो है दोस्तों व्यवहार में बिल्कुल भी स्थिरता देखने को नहीं मिलती है। ठीक है ना, इस अवस्था में दोस्तों शारीरिक परिवर्तन भी होता है, अस्थिरता की समस्या भी होती है, और संवेगात्मक समस्याएं भी होती है। ठीक है, बाकी जो व्यवहार में स्थिरता है वो किशोरावस्था के लक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, व्यवहार में स्थिरता। ठीक है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि अत्यधिक दबाव और तनाव का जो काल है दोस्तों वो किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इजी है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो भूलना नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो शिक्षक को किस तरह से मदद करता है? बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, या उपयुक्त सभी के लिए। आपको आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है ना, वो शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करता है, बाल स्वभाव तथा उनके व्यवहार को जानने में भी मदद करता है, और बच्चों के चरित्र निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक को मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कि पियाजे के अधिगम के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है ना, उसके अनुसार वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है? रट के जाइएगा दोस्तों क्वेश्चन को, वो है आपकी स्कीमा। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? स्कीमा के द्वारा ही संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 रट लीजिएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आत्मसम्मान की जो भावना है दोस्तों, ये लक्षण जो है हमारी किशोरावस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, अपने जन्म से ही, जब वह बोलना शुरू करता है, या जब वह घर से बाहर निकलता है। सभी को इसका आंसर पता है दोस्तों कि कोई भी बालक जो है वो अपने जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को याद रखना है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आते रहेंगे दोस्तों, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, या 5 से 10 वर्ष। तो दोस्तों जिस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होता है ना दोस्तों, वो आयु है आपकी 15 से 20 वर्ष में। ठीक है, 15 से 20 वर्ष की आयु काल में जो दोस्तों मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, उक्त कथन किस मनोविज्ञान का है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, एग्जाम में बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है?
सोरेनसेन, क्रो एंड क्रो, हरलॉक या जीन पियाजे। रट के जाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपको कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है दोस्तों वो मनोवैज्ञानिक हैं हरलॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा हरलॉक। ठीक है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। रचनात्मकता, आत्मगौरव, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। तो दोस्तों किशोर अवस्था की जो सबसे मुख्य विशेषता होती है ना वह दोस्तों आत्मगौरव। ठीक है, बाकी भी विशेषताएं हैं रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति और आत्मचेतना, बट जो सबसे मुख्य विशेषता होती है दोस्तों याद रखिएगा वो आत्मगौरव होती है। कौन सी अवस्था की? किशोर अवस्था की। ठीक है, किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? चलिए ये भी एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, रट लीजिएगा इसको कि किशोरावस्था के जो आकस्मिक विकास का सिद्धांत है ना दोस्तों ये दिया गया था 1904 में स्टैनले हॉल के द्वारा। ठीक है ना, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, रट के जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है हॉल का, स्किनर का, क्रो व क्रो का, स्ट्रैंग का। तो दोस्तों सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास जो होते हैं ना साथ साथ चलते हैं, यह कथन जिसके द्वारा दिया गया है या यह कथन जिसका है दोस्तों वो है स्टैनले हॉल का। ठीक है, किसका कथन है यह? हॉल का, कि सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, किशोर प्रणों के मार्ग में, किशोर जो होते हैं दोस्तों वो प्रणों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन किसका है? रॉस, वैलेंटाइन, कॉल्सनिक या विंग व हंट का। तो दोस्तों ठीक है, आपको बताना है कि जो किशोर होते हैं वो प्रणों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं और जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन जिसके द्वारा दिया गया दोस्तों वो है कॉल्सनिक। ठीक है, कॉल्सनिक के द्वारा यह कथन दिया गया है। चलिए, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? आक्रमिक, सुरक्षात्मक प्रवृत्ति, पश्चगमन प्रवृत्ति या अस्वीकरण प्रवृत्ति। मैं किसी की भी परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनके व्यवहार को कहा जाता है दोस्तों अस्वीकरण प्रवृत्ति। ठीक है, क्या कहा जाता है उनके व्यवहार को? अस्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना, उदात्तीकरण या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तनाव को कम करने का दोस्तों जो अप्रत्यक्ष तरीका है ना वो है दोस्तों उदात्तीकरण। ठीक है, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है तनाव को कम करने का, तो कौन सा है दोस्तों? उदात्तीकरण। ठीक है, किशोर अवस्था में बालक को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना या नकारात्मक व्यवहार करना। ठीक है, तो दोस्तों किशोरावस्था में जो बालक को सहयोग देने के लिए जो सबसे आवश्यक होता है दोस्तों वो है अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा ही किशोरावस्था में बालक को सहयोग देने के लिए सबसे आवश्यक कारक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है। सामाजिक प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली, सहायक प्रणाली या संरचना। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व के अंतर्गत जो ऑप्शन नहीं आएगा आपका वो है संप्रेषण प्रणाली। बाकी सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली और संरचना ये तीनों ही आपके शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक संप्रेषण ऑप्शन नंबर सेकंड, संप्रेषण प्रणाली जो है वो इसके आधारभूत तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। निर्देशन दिया जाना चाहिए समस्या होने पर, विद्यालयी जीवन में, विषय चयन के समय या आजीवन। दोस्तों सभी को पता है कि जो निर्देशन है दोस्तों वो आजीवन देना जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा आजीवन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है? बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व या अनुभव। तो दोस्तों निम्नलिखित में से वह कारक जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है ना वो कारक है दोस्तों आपका अनुभव। ठीक है, कौन सा कारक है दोस्तों? अनुभव एक ऐसा कारक है जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन सा
अधिगम है जो अधिगम के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। संकेत अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, श्रृंखला अधिगम या शाब्दिक साहचर्य अधिगम। दोस्तों रॉबर्ट गेनी के अनुसार याद रखना, ठीक है आपको, यह कथन है रॉबर्ट गेनी के अनुसार जो अधिगम का प्रकार नहीं है दोस्तों निम्नलिखित में से वह अंतर्दृष्टि अधिगम। बाकी संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक साहचर्य अधिगम अधिगम के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अनुसार? रॉबर्ट गेनी के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं है। ठीक है, चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि या पाठ्यक्रम। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र माना जाता है वो है दोस्तों बालक। ठीक है, क्वेश्चन को याद रखिएगा, इजी है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है क्या कहलाती है? अभिरुचि, अभिधारणा, अभिप्रेरणा या अभिवृत्ति। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों याद रखिएगा कि आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है दोस्तों वो अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो दोस्तों वह अवस्था जिसमें स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक होती है दोस्तों वो होती है आपकी किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था में ही स्वसम्मान की जो भावना है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक की, प्रधानाचार्य की, समुदाय की या विद्यार्थी की? दोस्तों शिक्षक के समायोजन की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है ना दोस्तों वह स्वयं शिक्षक की ही होती है। ठीक है, शिक्षक के समायोजन की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो स्वयं शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।